अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हमारा टॉपिक है क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या ये कहें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर के बारे में बता दूं। ओके, तो सबसे पहला हम यही देखेंगे कि जो इनका केमिकल बिहेवियर है वो कैसा है। समझ गए बच्चों कि इनका केमिकल बिहेवियर देखते हैं कि कैसा होता है। तो आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, और आप इनकी किसी एक सीरीज में चलो तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझ गए बच्चों कि ये जो हैं किसी भी सीरीज़ में आप देखोगे एलिमेंट्स को, जो ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, तो उसमें आप देखोगे कि इन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि इनका जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मीन्स 4s हो या 5s हो या मतलब जो n ऑर्बिट है, उसमें केवल s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस तरह से सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में लगभग सेम इलेक्ट्रॉन्स बने रहते हैं और इनकी साइज में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे में इनका केमिकल बिहेवियर एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि द members belonging to given series are not much differ in chemical or physical properties because, अब इसका रीज़न क्या है बच्चों? देखो, because there is no change in number of electrons in outermost orbit means n। तो इनमें आप देखोगे NS2 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, ठीक है, कि देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। देयरफॉर वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों? एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सीरीज। समझ गए बच्चों कि ये जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, इनके केमिकल बिहेवियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मींस n ऑर्बिट, जहाँ पर NS2 में 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो हम एक एक सीरीज को लेके समझेंगे। समझ गए ना कि हम जो भी प्रॉपर्टी लेंगे हम ग्रुप में ना लेके किस में लेंगे बच्चों? एक सीरीज में। जबकि हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में आप देखते हैं कि ग्रुप बाय ग्रुप स्टडी की गई है, जबकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया है, उनकी स्टडी की गई है, वो सीरीज में लेके की गई है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और पहली बच्चों ये है कौन सी प्रॉपर्टी? मेटालिक प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? समझ गए ना? सब के सब मेटल हैं। इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो क्या हो, नॉन मेटालिक हो या मेटेलॉइड। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब क्या हैं? मेटल्स हैं। अब आता है कि आप किस बेस पे इनको मेटल्स बोल सकते हैं। तो मेटल की हर एक प्रॉपर्टी इनमें मिलती है, जैसे मेटालिक लस्टर, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इसके अलावा है मैलेएबिलिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनके मेटालिक नेचर को शो करती हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि इनमें सभी प्रकार के क्लोज पैकिंग्स मिलते हैं,
ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऑल, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स डी ब्लॉक भी ले सकते हैं इसी में, ठीक है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। अब ये कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, ठीक है, मेटालिक लस्टर, ठीक है, कि मेटालिक क्या होती है, इनमें लस्टर होती है, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब यहाँ लिख लें हम कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, समझ गए ना, कंडक्टिविटी, डक्टाइल नेचर ये है, ठीक है, मैलेएबिलिटी, इटीसी एक्सेट्रा। समझ गए ना कि ये प्रॉपर्टी अगर किसी एलिमेंट में दिखती हैं कि मेटालिक लस्टर है, हाई डेंसिटी है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, डक्टाइल नेचर है, मैलेबिलिटी है, तो वो एलिमेंट एक क्या होगा, मेटल होगा। समझ गए बच्चों। इसके अलावा आप देखोगे कि जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स, ठीक है, शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल क्लोज पैकिंग। समझ गए बच्चों कि आप देखोगे कि इनमें डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग भी दिखाई देती है। आपने इनमें पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, जैसे HCP में देखेंगे हम तो HCP में जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है, कोबाल्ट है, इट्रियम है, जर्कोनियम है, कैडमियम है, बहुत सारे हैं, रुथेनियम है, ओस्मियम है, तो ये HCP, ठीक है, लैंथेनम है। ऐसे CCP में देखोगे आप, CCP में पढ़ा होगा निकल है, ठीक है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, Ag है, Au है, समझ गए ना, Cu है, कोबाल्ट है, RH है, इनमें CCP मिलता है। ऐसे ही BCP देखोगे, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, तो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है, नियोबियम है, टेंटेलम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, तो ये इनमें इस तरह की क्लोज पैकिंग मिलती है। तो ये हमने सॉलिड स्टेट में अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि किस तरह की क्लोज पैकिंग होती है, और ये मेटालिक क्रिस्टल में ही ध्यान रखें इस तरह की क्लोज पैकिंग हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटल मेटालिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अब आप देखोगे बच्चों कि ये जो मेटालिक प्रॉपर्टी हैं, समझ गए ना कि मेटालिक प्रॉपर्टीज जो हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज reveals that metallic bonding, ठीक है, metallic bonding and covalent bonding present in these metals। समझ गए बच्चों कि ये जो प्रॉपर्टी दिख रही हैं ये बताती हैं, आप देखो इनसे पता चल रहा है कि ये केवल मेटालिक बॉन्ड के कारण नहीं है। आप देखोगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें जो बॉन्डिंग होती है क्रिस्टल के अंदर, वो केवल मेटल वाली कर्नेल वाली बॉन्डिंग नहीं है, मेटालिक बॉन्डिंग अकेला नहीं है। समझ गए बच्चों, इनमें जो बॉन्डिंग मिलती है वो इनमें कोवेलेंट भी है और एक मेटालिक। देखो मेटालिक बॉन्डिंग की अगर हम प्रॉपर्टी देखें कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो मेटालिक बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग, कि ये कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो मेटालिक बॉन्डिंग से रिलेटेड है, मतलब NH2 इलेक्ट्रॉन से। तो देखोगे ये जो होती है मेटालिक लस्टर, समझ गए बच्चों,
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस, ये किसके कारण है? जो NH2 इलेक्ट्रॉन है जो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और मेटल आयन जो है कर्नेल की फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, मेटालिक लस्टर हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गई, थर्मल कंडक्टेंस हो गई, सोनोरस प्रॉपर्टी हो गई, ये किससे रिलेटेड है बच्चों? मेटालिक बॉन्डिंग से। समझ गए ना? और अगर हम दूसरा देखें कि जो प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्डिंग, कि इनमें एक कोवैलेंट बॉन्डिंग भी होती है मेटल्स में। यही एक ऐसे मेटल्स हैं बच्चों जिनमें मेटल एटम्स के बीच में कोवैलेंटिंग बॉन्डिंग होती है, और ये कोवैलेंटिंग जो बॉन्डिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यही रीजन है कि मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम ये वेरी हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं। इट इज़ ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग विद ईच एटम। समझ गए ना? तो देखो ये प्रॉपर्टी जो कि n-1d इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो ये कौन कौन सी हैं? जैसे इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डक्टिलिटी, ऐसे मैलिएबिलिटी है जो, समझ गए बच्चों, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्ड नेचर, समझ गए ना, ब्रिटल नेचर, इस तरह से। ये किससे रिलेटेड है बच्चों? कोवैलेंट बॉन्डिंग से। बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं तो इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ध्यान रखें कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है बच्चों, बॉन्डिंग, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। तो यही रीज़न है कि आप देखोगे कि मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम और वेरी हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों? ये है कि इनमें लार्ज नंबर में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट अगर आप देखें Zn, Cd, Hg, ये जो हैं आर सॉफ्टर। ऐसा क्यों है सॉफ्टर? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है, तो देयर इज नो कोवैलेंट बॉन्डिंग present in Zn, Cd, Hg, etc. तो समझ गए बच्चों कि जो मेटालिक बॉन्डिंग है इनके बीच में जो है, या कोवैलेंट बॉन्डिंग है, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कहें कि जो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना बच्चों, ठीक है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उतने ही, तो यही रीज़न है कि मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम ये बहुत ही हार्ड हैं, बहुत हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं। इसका रीज़न यही है कि इनमें लार्ज नंबर में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि आप देखोगे जिंक, कैडमियम, Hg ये सॉफ्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इनमें है ही नहीं, DTN है पूरा का पूरा। और यही कारण है कि Hg का मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे माइनस में है 234 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से ये है इनके मेटालिक नेचर के बारे में बच्चों। अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। समझ गए ना कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अब हम इनके क्या देखेंगे बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखोगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही होते हैं ज़्यादातर। समझ गए बच्चों कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट वो आप देखोगे किससे ज़्यादा है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से। ऐसा क्यों है?
इतना ज़्यादा क्यों है? कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें तो ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी हार्ड होती, मतलब वो होती है, बहुत ही मजबूत होते हैं इनके मेटालिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण, जिससे इनमें क्या आ जाता है, आप देखोगे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो यही है रीज़न है इनका। तो और अब जब सीरीज में चलोगे तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा फिर डिक्रीज होगा। इट इज़ ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज इन सीरीज। पहले बढ़ते हैं तो बढ़ता जाता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फिर जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होती है तो ये डिक्रीज होता जाता है। समझ गए ना? तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि डी ब्लॉक एलिमेंट हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब ये जो है ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें तो, समझ गए ना? एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ, क्या होता है, और ये जो है, ठीक है, इंक्रीज विद नंबर ऑफ ठीक है, एंड इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है। तो ध्यान रखें कि जो मेल्टिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये कहलाती है एटोमाइजेशन एनर्जी। अभी हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये है, समझ गए ना? मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, डेंसिटी। ठीक है, तो ये सब पे डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितनी ज़्यादा इनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी मेटालिक बॉन्ड उतने ज़्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे ही एटॉमिक मास, अगर आप पीरियड में की जगह ग्रुप में चलोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा डेंसिटी ये बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप एक पर्टिकुलर सीरीज में देखें कि इन, ठीक है, पर्टिकुलर सीरीज, अगर आप एक पर्टिकुलर सीरीज में देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं आप देखोगे इंक्रीजेस अप टू मैक्सिमम, समझेंगे ना? और ये कहाँ दिखाई देता है? मिडिल ऑफ सीरीज में। समझ के बच्चों कि आप देखोगे एक पर्टिकुलर सीरीज में एक मैक्सिमम पॉइंट तक बढ़ेगा और ये कहाँ दिखाई देता है? मिडिल ऑफ सीरीज। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है। और ये कहां से कहां तक? D1 से लेके D5 तक। ये जैसे जैसे आप देखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट लगातार क्या होगा? ये बढ़ेगा। और फिर क्या होता है? देन फॉल्स एज टू मिनिमम, बिकॉज, ठीक है, नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, ये क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। कि जैसे जैसे आप पहले सी मिडिल तक जाओगे और फिर उसके बाद डिक्रीज होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे D5 के बाद फिर इलेक्ट्रॉन D6 से और D10 तक क्या होना शुरू हो जाते हैं? पेयरिंग स्टार्ट होती है। और यही रीज़न है कि जिंक, कैडमियम और Hg बहुत ही ठीक है लोवेस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं हर एक सीरीज में। इसका रीज़न यही है कि इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब यदि मान लो हम यहाँ पर एलिमेंट्स देखें, ठीक है, और यहाँ पर उनके मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में देखें तो जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक।
ठीक है। तो आप इनका जैसे स्कैंडियम है तो ये होता है 1539 केल्विन में, ठीक है। इसका है 1668, इसका है 1900, ठीक है। फिर इसका है 1907, लेकिन यहाँ एकदम से डिक्रीज हुआ है बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पर चले जाएं 1536, 1498, ठीक है, और 1453, फिर यहाँ आप देख रहे हैं 1083, और यहाँ पर 419.5। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ तक ये इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि D1, D2, D3 और यहाँ D5 होता है। यहाँ पर अभी हम इसका रीज़न देखते हैं, फिर D5, फिर यहाँ से देखो आप लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि D6, D7, D8, D9 और D10, तो यहाँ तो बिल्कुल ही जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है कि मैग्नीज, तो आप देखोगे मैग्नीज है, टेक्नीशियम है और रेनियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है लगातार जो है इस तरह से हर एक सीरीज में कम हो जाते हैं। ऐसा इसका रीज़न ये है बच्चों कि इनमें D5 एग्जैक्टली D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन एक जो है सिमेट्रिकली न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण इनमें जो है न्यूक्लियस से टाइट हेल्ड हैं, ये बंधे हुए हैं, और इनका डीलोकलाइजेशन इजी नहीं होता, और यही रीज़न है कि ये क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये इनके रीज़न के कारण है। और जैसे जैसे आप किसी भी सीरीज में, और आप ध्यान रखें कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है, अप टू डाउन इन एनी ग्रुप ऑफ, ठीक है, डी ब्लॉक, बिकॉज डेंसिटी, ठीक है, इंक्रीज होती है बच्चों। कि इसका रीज़न क्या है, डेंसिटी इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलोगे तो इनकी डेंसिटी बढ़ती है, और यही रीज़न है कि मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ एक थोड़ा सा रीज़न बता दूं कि Mn, ठीक है, Tc एंड Re, समझ गए बच्चों, Mn, Tc एंड Re शो एक्सेप्शनल मेल्टिंग पॉइंट due to presence of exactly half filled configuration। समझ गए बच्चों? और ये क्या है, D5, which is symmetrical configuration and electrons जो होते हैं, electrons are tightly held with, समझ गए बच्चों, nucleus and not so डीलोकलाइजेशन। समझ गए ना? तो या डीलोकलाइजेशन, नॉट सो डीलोकलाइजेशन लोकलाइजेशन। तो ये इनका रीज़न है कि मैग्नीशियम, टेक्नीशियम और रेनियम जो है एक्सेप्शनली जो है मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, और इसका रीज़न है कि इनमें जो D5 एग्जैक्टली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ऐसे में न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखता है, जिसके कारण ये जो है इनका डीलोकलाइजेशन बहुत ही लेस हो जाता है, बहुत ही कम या लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम एक ग्राफिकली देखें इसमें, तो आपको ये ग्राफ ऐसे दिखेगा। ठीक है,
कि अगर हम ये ग्राफ देख रहे हैं तो इस तरह से यूँ है, मीन्स अगर हम ये कहें स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये बेनीडियम है और यहाँ क्रोमियम, फिर मैग्नीज आ गया, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन हो गया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ ऐसे लें, मतलब यहाँ पर आयरन आ गया और फिर इस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर है और फिर यहाँ जिंक आ गया। ठीक इसी तरह से दूसरी सीरीज़ में भी ऐसा ही ग्राफ दिखता है कि यहाँ पर Mn है तो यहाँ Tc है तो यहाँ Re है, ठीक है, ट्रियम। इसी तरह से ये ग्राफ है कि यहाँ नियोबियम है, ठीक है, तो यहाँ मोलिब्डिनम है, यहाँ हॉफनियम है, तो यहाँ टेंटेलम है, तो यहाँ टंगस्टन है, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ कहीं Hg पहुँच जाता है, निगेटिव चला जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही लो, मतलब अगर हम ये कहें कि केल्विन में लें तो थोड़ा इधर ऐसे बना दें इस तरह से, तो यहाँ पर अगर मान लो Ag आ रहा है तो यहाँ पर Hg नीचे जाएगा। तो यहाँ पर इनके क्या है, एटॉमिक मास, समझ गए बच्चों, और यहाँ पर क्या है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो है ये है थर्ड सीरीज़ के लिए, है ना। तो ये क्या है बच्चों, सेकेंड सीरीज़ के लिए। तो ये कौन सी हो गई हमारी, फर्स्ट सीरीज, इस तरह से। तो ऐसे ग्राफ दिखता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखें कि ये जो है ये वाला इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बच्चों, इसमें पूछ लिया जाता है कोबाल्ट, आयरन, इन तीनों का कि इनके ऑर्डर बताएं। तो जैसे मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट में क्या ऑर्डर है, ठीक इसी तरह से क्रोमियम, इनमें है क्रोमियम, बेनीडियम, टाइटेनियम। तो ये वैल्यू थोड़ा सा अच्छे से याद करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ तक बात समझ गए। अब हम आ जाते हैं तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ एटमॉइजेशन। समझ गए बच्चों कि ये क्या है, नेक्स्ट हमारा है हीट ऑफ एटमॉइजेशन, डेल्टा HA। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो देखो ये कहलाती है हीट ऑफ एटमॉइजेशन मींस एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन ऑफ 1 मोल मेटालिक क्रिस्टल इनटू फ्री एटम्स। मेटालिक एटम्स मींस गैसियस एटम्स। तो ये हो जाएगी कि द हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल मेटालिक क्रिस्टल, समझ गए बच्चों, मेटालिक क्रिस्टल इनटू फ्री गैसियस एटम्स एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ गए बच्चों कि 1 मोल मीन्स अगर हम ये कहें कि स्कैंडियम ये है हमारे पास, ये है 1 मोल और हम इसको हीट दें 326 किलो जूल, तब ये चेंज हो जाएगा, ये सॉलिड है। तो इस तरह से स्कैंडियम किस में चला गया, तो ये जो आया डेल्टा H है इसका, वो हो जाएगा 326 किलो जूल पर मोल। यही इसकी हीट ऑफ क्या है बच्चों, एटमॉइजेशन। ध्यान रखें डेल्टा HA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक ये है, या फिर डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ये है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ये है, कि जो डेल्टा HA है बिल्कुल, और यह सीधा सीधा है डेल्टा HA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। जितना मेल्टिंग पॉइंट उसी हिसाब से डेल्टा HA आएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट को मेजर करता है डेल्टा HA। तो जो ग्राफ मेल्टिंग पॉइंट का बनता है बिल्कुल सेम वही ग्राफ किसके लिए दिखाई देगा बच्चों, आपको डेल्टा HA के लिए। और ये जो वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा HA ये इंक्रीज होती है D से, मतलब हम ये कहें कि इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होती है फर्स्ट सीरीज से लेके इंक्रीज फॉर, ठीक है,
3D सीरीज टू 4D सीरीज टू 5D सीरीज टू 6D सीरीज। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, यहां डेंसिटी इंक्रीज होती है इस तरह से, और यही रीजन है कि लगातार इंक्रीज होती है। अब देखो जैसे स्कैंडियम की है 326 किलो जूल पर मोल है, समझ गए ना। इट्रियम में सेकेंड सीरीज में चले हम, यहां पर देखें कि ये जो है इसके बाद कि इट्रियम में देखो आप, ठीक है, यही हो जाती है 490 किलो जूल पर मोल। ठीक इसी तरह से अगर लैंथेनम में चले जाएं तो ये हो जाएगी 550 किलो जूल पर मोल। तो ये किसका है? फर्स्ट सीरीज, समझ गए बच्चों। ये क्या है? सेकेंड सीरीज। और ये किसका है? थर्ड सीरीज का। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, मोलर मास बढ़ता है, हैवी हो जाता है, मतलब हम ये कहें कि मोलर मास इस पर भी डिपेंड करती है। तो इस तरह से इनकी एटमॉइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है बच्चों। तो ये है एटमॉइजेशन इंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। और जो एक्सेप्शनल नेचर अगर हम मैग्नीशियम, तो वही मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही एक्सेप्शन होगा इसमें, ठीक है। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी डेंसिटी, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ऑल मेटल्स आर हैवियर देन वाटर। जितने मेटल्स हैं इसमें सब वाटर से हैवी हैं, जबकि आपने एस ब्लॉक में देखा था कि बहुत सारे मेटल जो हैं वाटर से हल्के भी थे, लेकिन यहाँ सब हैवी। अगर आप देखोगे कि लोवेस्ट जिनकी जो डेंसिटी है ना, ठीक है, लोवेस्ट डेंसिटी ऑब्जर्व्ड फॉर स्कैंडियम 3 पॉइंट कितनी होती है? 3.45, ठीक है बच्चों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड अगर आप हाईएस्ट की बात करें, हाईएस्ट डेंसिटी, तो ये होती है ओस्मियम की 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए ना। तो आप देखोगे कि जो डेंसिटी है ना बच्चों, यहां पर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, या हम ये कहें n-1 d ऑर्बिटल, और ठीक है ये है, और डेंसिटी नंबर ऑफ ये है, या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, है ना। या हम एटॉमिक नंबर भी ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर इन ग्रुप। कि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे तो लगातार ही डेंसिटी बढ़ रही है, समझ गए ना। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जैसे ही हम ग्रुप में चलते हैं, ठीक है, इन ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज increases over electrons, समझ गए ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोर, या इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ये है, और इसी के कारण ही तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी आता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जितना ज़्यादा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी। और यही रीज़न है कि आप देख रहे हैं कि थर्ड सीरीज़ की डेंसिटी मतलब 3D से ज़्यादा 4D की, और 4D से ज़्यादा 5D की, यही डेंसिटी का ऑर्डर दिखाई देता है बच्चों, इस तरह से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरह से? मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से कि डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम इतना ही यहाँ डिस्कस करेंगे।
बाकी हम जो भी डिस्कशन करेंगे बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ मेटालिक नेचर बता दिया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया इनका, ठीक है, डेंसिटी बता दी और एटमाइजेशन एंथैल्पी। अब बाकी जो मैटर है अब हम अगले टर्न में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं एंड करता हूँ अभी।